जो कंजक्शन या कनेक्टिंग वर्ड्स जोड़े में यूज होते हैं, मतलब कि पेयर्ड में यूज होते हैं, जैसे कि ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, जस्ट एज सो। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं नॉट बट, नो सूनर देन, और रेदर, रेदर देन, एज मच एज, सो डैट, सच डैट, स्कैर्सली व्हेन, मोर देन, द मोर, whether or not, just because, doesn't mean, so that, may, although yet, even if या even though में क्या अंतर है ये जानेंगे आप लोग, और although, still। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताने वाला हूं, सभी जोड़ों में प्रयोग होने वाले, मतलब कि पेयर्ड में यूज होने वाले कनेक्टिंग वर्ड्स की, और साथ ही साथ आप लोग को बताऊंगा कि ये किस सेंस में यूज होते हैं और क्या सही पैटर्न होता है इन्हें यूज करने का, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले देखिए ईदर और, इसका हिंदी सेंस आता है या तो या। जैसे या तो पढ़ाई करो या आराम करो, ईदर स्टडी और रिलैक्स। या तो आप अंग्रेजी सीखें या गणित सीखें, यू लर्न ईदर इंग्लिश और मैथ। तो यहां पर ध्यान रहे, जिस दो चीज के बारे में बात हो तो पहली चीज से पहले हम ईदर को लगाते हैं, और जो दूसरी चीज है उससे पहले हम और को लगाते हैं। जैसे कि यू लर्न ईदर इंग्लिश और मैथ, तो हमने इंग्लिश से पहले ईदर लगाया और मैथ से पहले और लगाया। तो इतना क्लियर है। अब इसी प्रकार से देखिए, या तो मैं या तो मेरा दोस्त ये काम करेगा, मेरे में और मेरे दोस्त में। तो सबसे पहले मेरे मतलब आई से पहले ईदर लगाएंगे, जैसे ये है ईदर आई और माई फ्रेंड विल डू दिस वर्क। अब देखिए, या तो आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदे, तो आप इसे बना सकते हैं ईदर यू परचेज अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर। तो जब आप इस प्रकार से बोलते हैं तो ये फॉर्मल राइटिंग के लिए नहीं होता, मतलब कि रिटर्न में आप ऐसा नहीं लिखते हैं। जैसे कहीं पर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस प्रकार से अगर लिखते हैं ईदर यू परचेज अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, तो ये ज़्यादातर आपका गलत हो सकता है सेंटेंस। ठीक है, फॉर्मल राइटिंग के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, यू परचेज ईदर अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर। तो जब भी दो चीज़ों में से एक चीज़ चुनना हो तो पहले वर्ड से पहले जो भी चीज़ है वो ईदर का यूज करेंगे, जैसे ईदर अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, और सेकंड चीज से पहले और लगाएंगे। तो ये फॉर्मल राइटिंग के लिए है। ओके, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं यू शुड परचेज ईदर अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, ये भी फॉर्मल राइटिंग के लिए है। अब देखिए, यू कैन रिमूव द आर्टिकल ए बिफोर कंप्यूटर, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, और अ कंप्यूटर। हम चाहे तो कंप्यूटर से पहले ये जो आर्टिकल ए आ रहा है इसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे ईदर यू बाय अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, ये वाला सेंटेंस है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है एंड कॉमनली यूज्ड होता है इनफॉर्मल स्पीच में, मतलब कि आम बोलचाल में ये यूज किया जाता है। लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो देखिए, आप इस सेंटेंस को कह सकते हैं ईदर यू परचेज अ लैपटॉप और कंप्यूटर। ये स्पोकन के लिए तो सही है, लेकिन अगर आप कहीं पर एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आप इस प्रकार से सेंटेंस नहीं बना सकते। ओके, आपको प्रॉपर यूज करना पड़ेगा ग्रामर को। जैसे कि यहां पर आप लगाएंगे ईदर अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, आर्टिकल भी नहीं छोड़ना है आपको वहां पर। ठीक है, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे दा हो, अकॉर्डिंग टू वर्ड्स के। अब देखिए नीदर नॉर, नीदर नॉर मतलब ना तो ना ही। जैसे मैंने ना तो कार खरीदी और ना ही बाइक, तो हम बनाते हैं इसे आई परचेज्ड नीदर अ कार नॉर अ बाइक। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर आप इस प्रकार से बनाते नीदर आई परचेज्ड अ कार नॉर अ बाइक, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों? हम नीदर को यहाँ पर नहीं लगा सकते और नॉर को यहाँ पर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? इसके पीछे छोटा सा कारण है कि नीदर और नॉर का हम उसी प्रकार से यूज करेंगे जिस प्रकार से हमने ईदर और का किया। जो भी दो चीजें हैं उनके बीच जो चुनाव करना है, तो उस पहली चीज से पहले हम नीदर को रखते हैं, जैसे नीदर अ कार, और सेकंड चीज से पहले हम नॉर को रखते हैं, नॉर अ बाइक। ना तो बाइक ना तो कार खरीदी मैंने, ये सेंस है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से बोलते हैं तो ये रॉन्ग है। अब देखिए
ना तो मैंने और ना ही मेरे दोस्त ने खाना खाया। अब यहाँ किन दो चीजों की बात हो रही है? मेरे और मेरे दोस्त के बीच, ठीक है। तो मेरे से पहले फिर से नीदर आया, नीदर आई नॉर माई फ्रेंड, ना तो मैं ना तो मेरा दोस्त एट फूड, खाना खाया, ठीक है। ना तो मैंने ना तो मेरे दोस्त ने खाना खाया, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अब देखिए बोथ एंड, दोनों और। तो देखिए बोथ एंड एक कॉरिलेटिव कंजक्शन है जिसका उपयोग दो वस्तुओं या विचारों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। बोथ एंड द्वारा जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे वो और उसका दोस्त दोनों यहाँ हैं, बोथ ही एंड हिज फ्रेंड, वो और उसका दोस्त आर हेयर। यहाँ पर इज हेयर नहीं करेंगे, बेशक ये सिंगुलर है, इसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे। हम किसके हिसाब से चलेंगे? बोथ एंड, ठीक है। जब भी इनका यूज होगा तो हमेशा जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, मतलब कि बहुवचन में होगी। अब देखिए वो होशियार और मेहनती दोनों है। ही इज बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। और ये भी याद रखना, जब भी एक सब्जेक्ट दो चीज करे या दो चीज हो, मतलब कि एक ही टाइप के वो वर्ड्स होने चाहिए। चाहे वर्ब हो सकती है, नाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। उसे किताबें पढ़ना और फिल्में देखना दोनों पसंद है। ही लाइक्स बोथ रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग फिल्म्स। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया, यहाँ पर हमने रीडिंग बुक्स बोला, उसके बाद एंड वॉचिंग फिल्म्स। तो यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और यहाँ पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, इस प्रकार से हम बोथ एंड का यूज करते हैं। अब देखिए आम और संतरे दोनों ही स्वादिष्ट होते हैं। बोथ मैंगोज एंड ऑरेंजेस आर डिलीशियस, ठीक है। मैंगोज जो कि नाउन है, प्लूरल है, यहाँ पर हमने देखिए एंड के बाद भी प्लूरल नाउन रखा। तो बोथ, उसके बाद मैंगोज एंड उसके बाद ऑरेंजेस आर डिलीशियस। तो इतने से आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। देखिए वो और वो दोनों वहां जा रहे हैं। बोथ ही एंड सी, सी मतलब किसी स्त्री की बात हो रही है, आर गोइंग देयर। तो यहाँ पर हमने दो प्रोनाउन के बीच बात की, जैसे कि ही एंड सी, वो और वो, पुरुष और स्त्री की बात हो रही है। ही मतलब पुरुष के लिए यूज कर रहे हैं, सी मतलब स्त्री के लिए। तो बोथ के बाद हमने ही रखा, एंड के बाद हमने सी रखा। तो इतना क्लियर हुआ आप लोग को। अब देखिए नॉट ओनली बट आल्सो का यूज ना केवल बल्कि के सेंस में यूज करते हैं। ईदर और नीदर नॉर से जुड़े हो तो नजदीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार इज और वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि पार्टी में सिर्फ रवि ही नहीं बल्कि सीता भी आ रही है। नॉट ओनली रवि बट आल्सो सीता इज कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। ये फॉर्मल राइटिंग के लिए है। देखिए हमने क्या किया, रवि से पहले हमने नॉट ओनली का यूज किया और सीता से पहले हमने बट ऑल्सो का यूज किया। क्यों? क्योंकि हम किसके बीच की बात कर रहे हैं? रवि और सीता। रवि, ना केवल सिर्फ रवि बल्कि सीता भी आ रही है, तो हम दो नाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, लेकिन देखिए सीता के बाद हमने इज का यूज किया। क्यों? ना सिर्फ रवि बट आल्सो सीता, तो दो पर्सन हो गए, एक रवि हो गया और सेकंड सीता। फिर भी हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब मतलब इज का यूज किया। ऐसा क्यों? तो हमेशा जो भी पास वाला नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी। अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर आ जाती। हालांकि यहाँ ध्यान देने योग्य है कि अनौपचारिक बातचीत में स्पीकर्स, जो नेटिव स्पीकर होते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शन में बहुवचन क्रिया मतलब कि आर का भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि नॉट ओनली रवि बट आल्सो सीता आर कमिंग टू द पार्टी, जबकि ये रिटर्न में गलत होता है, यहाँ पर इज ही आना चाहिए। लेकिन जो नेटिव होते हैं, जिनकी भाषा ही है इंग्लिश, वो इस प्रकार से बोल देते हैं, आर का भी यूज कर लेते हैं वो पर्सन, जबकि नजदीक वाला सिंगुलर पर्सन है तो भी वो आर का यूज कर देते हैं, ठीक है। स्पोकन में ये चलता है बहुत, स्पोकन में आप धड़ल्ले से बोल सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए ना केवल वो बल्कि वो भी एक प्रतिभाशाली डांसर है। तो नॉट ओनली ही बट ऑल्सो सी इज अ टैलेंटेड डांसर। तो ये क्या है? फॉर्मल राइटिंग के लिए सी के बाद, क्योंकि सी सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर इज का यूज किया। वो ना केवल बुद्धिमान है बल्कि मेहनती भी है। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो डिलीजेंट।
तो यहाँ पर दो एडजेक्टिव की बात हुई, ठीक है। तो पहले एडजेक्टिव से पहले नॉट ओनली का यूज किया और सेकंड एडजेक्टिव से पहले बट ऑल्सो का यूज किया। उसे सिर्फ किताबें पढ़ना ही नहीं बल्कि फिल्में देखना भी पसंद है। तो देखिए, ही लाइक्स नॉट ओनली रीडिंग बुक्स बट ऑल्सो वॉचिंग फिल्म्स। नॉट ओनली के बाद रीडिंग बुक्स मतलब कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद नाउन रखा हमने। बट ऑल्सो के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद नाउन रखा हमने। सिर्फ आम ही नहीं बल्कि संतरे भी स्वादिष्ट होते हैं। नॉट ओनली मैंगोज बट ऑल्सो ऑरेंजेस आर डिलीशियस। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया। देखिए, मैंगो से पहले जो कि नाउन है नॉट ओनली का यूज, ऑरेंजेस से पहले बट ऑल्सो का यूज। तो इसकी एक्सरसाइज आपको जरूर करनी होती है, ठीक है, जो कि आपकी ये टंग पर रिवाइज हो जाए और आप इसे फ्लुएंटली बोल सके। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि वो भी वहां जा रही है। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो सी इज गोइंग देयर। रवि न केवल पार्टी में आया बल्कि अपने दोस्त को भी लाया। रवि नॉट ओनली केम टू द पार्टी बट ऑल्सो ब्रॉट हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर देखिए, रवि केम से पहले हमने नॉट ओनली का यूज किया, बट ऑल्सो का यूज कहां पर होगा? वर्ब से पहले होगा, क्योंकि यहां पर नॉट ओनली का यूज कब हुआ? वर्ब से पहले। तो बट ऑल्सो का यूज भी होगा वर्ब से पहले। तो यहां पर देखिए, जब नॉट ओनली के बाद कोई फ्रेज वर्ब से शुरू हो तो बट को ऑमिट किया जा सकता है और सब्जेक्ट लगाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो वर्ब फ्रेज है ये है केम टू द पार्टी, ठीक है, ये एक वर्ब फ्रेज का काम कर रही है, वर्ब से शुरू हो रही है, ठीक है। और सेकंड भी देखिए, ब्रोट हिज फ्रेंड, ये भी एक वर्ब फ्रेज है। देखिए, रवि नॉट ओनली कम टू द पार्टी ही ऑल्सो ब्रॉट हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बट को ऑमिट कर दिया, मतलब हटा दिया, तो भी ये वाक्य करेक्ट है। अब देखिए, जब नॉट ओनली के बाद कोई फ्रेज वर्ब से शुरू होती है तो बट ऑल्सो को भी ऑमिट किया जा सकता है और सब्जेक्ट लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए हमने सब्जेक्ट लगा दिया बट को हटाकर, ठीक है। तो देखिए, ये हिज कॉन्फिडेंस इन दिस वर्क नॉट ओनली कंटिन्यूड बट ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वर्ब है और यहाँ पर भी ये वर्ब है, तो हम इसे इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, हिज कॉन्फिडेंस इन दिस वर्क नॉट ओनली कंटिन्यूड इट इंक्रीज्ड। हम यहाँ पर बट ऑल्सो को हटाकर एक सब्जेक्ट लगा सकते हैं इट, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज की बात हो रही है इसलिए हमने इट का यूज किया। यहाँ पर किसी पर्सन की बात हो रही थी इसलिए हमने ही का यूज किया, ठीक है। यहाँ रवि की ही ये बात हो रही है। अब देखिए, वेदर और चाहे या, ये सेंस आता है। स्ट्रक्चर आपके सामने आप देख सकते हैं, चाहे तुम खेलो या ना खेलो मैं खेलूंगा। वीदर यू प्ले और नॉट आई विल प्ले। या फिर आप इसी सेंटेंस को कह सकते हैं, आई विल प्ले वेदर यू प्ले और नॉट। ओके, अब दोनों प्रकार से बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपके सामने भी है। चाहे आप बीमार हो या नहीं, आपको फल खाने चाहिए। यू शुड ईट फ्रूट्स, आपको फल खाने चाहिए। वेदर, चाहे यू आर सिक और नॉट, आप बीमार हो या नहीं। वेदर यू आर सिक और नॉट यू शुड ईट फ्रूट्स। आप इस प्रकार से इस वाली क्लॉज को पहले भी रख सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। तुम्हें आज आना ही है चाहे बारिश हो या ना हो। यू हैव टू कम टुडे, तुम्हें आज आना ही है। वेदर, चाहे इट रेज और नॉट, चाहे बारिश हो चाहे ना हो। चाहे नाचो चाहे खेलो, आपको पढ़ना चाहिए। वेदर यू डांस और प्ले यू शुड स्टडी। मैंने पूछा कि क्या वो मेरे साथ आएगा। इस वाक्य का मतलब आएगा या नहीं आएगा है, ठीक है। यहाँ पर हमने और नॉट को ऑमिट कर दिया है, मतलब कि हटा दिया है। जैसे कि आई आस्क्ड, मैंने पूछा, वेदर या इफ, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। इफ का यूज स्पोकन में ज्यादातर होता है और फॉर्मल राइटिंग के लिए आप वेदर का यूज कर सकते हैं कि क्या के सेंस में, ठीक है, कि क्या। आई आस्क्ड वेदर, मैंने पूछा कि क्या ही वुड कम विद मी, क्या वो मेरे साथ आएगा। इसका मतलब यही है, मैंने पूछा कि क्या वो मेरे साथ आएगा या नहीं। बेशक हमने और नॉट यहाँ पर नहीं लगाया है, हमने उसे ऑमिट कर दिया है।
इस प्रकार के वाक्यों में इफ या वेदर किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। इफ जो है वो स्पोकन में ज्यादा चलता है और वेदर को फॉर्मल राइटिंग के लिए रख सकते हैं। अब देखिए, मैंने पूछा कि क्या उसे फिल्म पसंद आई। आई आस्क्ड इफ या वेदर ही लाइक द मूवी। यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना, जब ये वाली क्लॉज पास्ट में हो तो ये वाली क्लॉज हमेशा पास्ट में ही होगी, मतलब कि यहाँ पर विल नहीं कर सकते हम। ही विल कम विद मी, वो मेरे साथ आएगा। यहाँ पर आएगा दिख रहा है ना आपको, वो मेरे साथ आएगा। यहाँ पर वुड ही रहेगा क्योंकि ये वाली जो क्लॉज है पास्ट में है। ओके, अब देखिए, जस्ट एज सो, जिस तरह या जिस प्रकार, उसी तरह या उस प्रकार, दो कार्यों या स्थितियों के बीच तुलना या समानता व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, वैसे ही पश्चिम में अस्त होता है, तो हम कहते हैं जस्ट एज द सन राइजेस इन द ईस्ट सो डज इट सेट इन द वेस्ट। अब यहाँ पर देखिए, सो के बाद हमने डज का यूज किया, तो सो के बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे भी के सेंस में। जैसे सो डज इट सेट इन द वेस्ट, मतलब कि पश्चिम में अस्त भी होता है, वैसे ही पश्चिम में अस्त भी होता है, ये सेंस है। ठीक है, जिस तरह वो खाना पकाने का शौक रखती है, उसी तरह वो भी बेकिंग का आनंद लेता है। यहाँ दो पर्सन्स की बात हो रही है। जस्ट एज शी लव्स टू कुक, जिस तरह वो खाना पकाने का शौक रखती है, सो डज ही इंजॉय बेकिंग, वो इंजॉय करता है बेकिंग को, मतलब कि उसी तरह वो भी मजे लेता है बेकिंग के, पकाने के, बेकिंग करने के। ठीक है, तो सो डज, ये डज क्यों आ रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। यहाँ पर आई होता सो डू आई इंजॉय बेकिंग, इस प्रकार से हो जाता मैं भी बेकिंग के मजे लेता हूँ, आनंद लेता हूँ, ये सेंस हो जाता। ओके, जैसे जिस प्रकार तुम खेलते हो उसी प्रकार मैं भी खेलता हूँ। जस्ट एज यू प्ले, जैसे आप खेलते हो, सो डू आई, मैं भी तो उसी प्रकार खेलता हूँ, ये सेंस, सो डू आई, मैं भी। तो इतना क्लियर हुआ आप लोग को। अब देखिए, जैसे तुम खेलते हो वैसे मैं भी खेलता हूँ। एज यू प्ले सो डू आई, जस्ट एज यू प्ले सो डू आई। तो अब जस्ट एज कहें या केवल एज कहें, दोनों एक ही सेंस देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, बस आप अपनी बात पे किस प्रकार से जोर देते हैं इस पर डिपेंड करता है। जस्ट एज से थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाता है, बिल्कुल जैसे, ये वाला सेंस। ठीक है, जस्ट एज यू प्ले, जैसे, बिल्कुल जैसे तुम खेलते हो, ये वाला सेंस आ जाता है। ठीक है, और एज से जैसे तुम खेलते हो, ये वाला सेंस आ जाता है। तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ना इंग्लिश में ना हिंदी में। ओके, तो देखिए, नॉट बट, नहीं बल्कि, जिसका उपयोग दो विचारों या कार्यों के बीच विरोधाभास या विकल्प पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे वो एक गायक नहीं बल्कि नचनिया है। ही इज नॉट अ सिंगर बट अ डांसर। यहाँ पर बट का सेंस बल्कि है। ओके, ये उनकी बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि उनकी कड़ी मेहनत थी जिसके कारण उन्हें सफलता मिली। इट वॉज नॉट हिज इंटेलिजेंस बट हिज हार्ड वर्क, बल्कि उसकी कड़ी मेहनत थी। उसकी, ये उनकी हो गया यहाँ पर, सॉरी, लेकिन यहाँ पर ये उसकी है, उसकी कड़ी मेहनत थी। दैट लेड टू हिज सक्सेस, जिसके कारण उसे सफलता मिली। उन्हें यहाँ पर है, ये उसे वाला सर, रिस्पेक्ट वाली हिंदी लिख गई है यहाँ पर। ओके, तो इतना आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए, नो सूनर दैन, जैसे ही या तकरीबन वैसे ही। तो नो सूनर दैन एक कोरिलेटिव कंजक्शन है जिसका उपयोग ये इंगित करने के लिए किया जाता है कि एक घटना दूसरी घटना के तुरंत बाद घटित होती है। जैसे स्ट्रक्चर आपके सामने है, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई, तो हम कहते हैं नो सूनर डिड आई अराइव होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी या शुरू हो गई। जैसे ही उसने कार चलाई बर्फबारी शुरू हो गई। नो सूनर हैड ही ड्रिवन द कार देन इट बिगेन टू स्नो। यहाँ पर भी देखिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर भी देखिए हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही उसने अपना भोजन समाप्त किया फोन बज उठा। नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज मील देन द फोन। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, हम नो सूनर के बाद एक हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, और नो सूनर मतलब कि एक काम तुरंत खत्म हुआ उसके बाद दूसरा काम शुरू हो गया।
मतलब कि एक काम पूरा खत्म भी नहीं हुआ, उससे ही पहले दूसरा काम हो गया, ऐसा सेंस देता है नो सूनर देन। ओके, वो घर आते ही खेलना शुरू कर देता है। नो सूनर डज ही कम होम दैट ही स्टार्ट्स प्लेइंग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जो कि आगे मैं ये सीरीज को आगे बढ़ाऊं या फिर दूसरे प्रकार की वीडियोस बनाएं, और किस टॉपिक पर बनानी है और किस प्रकार की वीडियो बनानी है ये भी जरूर सजेस्ट करें। और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो जाकर ये पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आप लोग को ये सभी कुछ मिलने वाला है, सभी प्रीपोजिशंस, हिंदी और इंग्लिश में वर्ड लिस्ट, और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।